जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं मैराथन क्लास। मैराथन क्लास कहने का मतलब हो गया कि आज जो है प्रश्नों का संख्या अधिक है। आज हम लोग कम से कम 50 प्लस प्रश्नों का हल करने वाले हैं और विभिन्न चैप्टरों को मिलाकर प्रश्नों का संग्रह बनाए हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआईपी है। तो हर हाल में जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग का जो है 19 जुलाई यानी कि परसों को जो है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का परीक्षा है। तो हम भी जो है प्रश्नों का संख्या को बढ़ा दिए हैं ताकि आप लोग का जो है झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। वैसे अगर आप लोग लगातार 5 से 6 महीना से भी अगर मेरा क्लास देखते होंगे तो झारखंड जीके से यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ऊपर से जो है अभी 2-3 दिन जो है बचा हुआ है, यानी कि 19 तारीख तक जो है क्या है, हम मैराथन क्लास लेकर आएँगे, तो ये भी आपके लिए बेहद कारगर है। आपको बता दें कि 50% से अधिक क्वेश्चन इसी मैराथन से आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास, शानदार प्रश्नों के साथ। पहला सवाल कहता है कि हिजला मेला का नामकरण किस खनिज के नाम पर किया गया है? पहला है हिजलामाइट, दूसरा है हिजलोराइट, तीसरा है हिजलोपाइट, चौथा है अभ्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, हिजलोपाइट। एक खनिज है, ठीक है, हिजलोपाइट एक खनिज है, उन्हीं के नाम पर हिजला मेला का नामकरण किया गया है। इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हिजला मेला है कहाँ लगता है, तो ये आपका दुमका में लगता है और दुमका हमारा ज़िला बना है 1855 ईस्वी को। इसके अलावा बता दें कि हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है और इस मोर नदी को ही मयूराक्षी नदी कहा जाता है। अब इस मोर नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल है त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में है और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नवरत्नगढ़ किला को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है? पहला है 2008, दूसरा है 2009, तीसरा है 2010, चौथा है 2011। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2009 में नवरत्नगढ़ के किला को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है। ये जो नवरत्नगढ़ का किला है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को दोईसागढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण राजा दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया है। हाँ, ये वही दुर्जन साल है जो कि एक नागवंशी शासक हैं, ठीक है। और इसी दुर्जन साल को मुगल शासक जहांगीर के द्वारा 12 साल के लिए कैद कर लिया गया था और ग्वालियर के किला पर रखा गया था। ये भी याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि ये जो दोईसागढ़ का किला या नवरत्नगढ़ का किला है ये कहाँ है, ये आपका गुमला जिला में है। गुमला जिला का सिसई प्रखंड के अंतर्गत आता है, इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम झारखंड का एक जिला बनता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी जिला का स्थापना बता दें तो रांची झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। हजारीबाग जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है, ये जिला बना है 1833 में। पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम सेम डे सेम तारीख को बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इमामुल हक खान लॉ कॉलेज किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो जिला में स्थित है। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो को क्या कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। अब बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया है, तो 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो रूस देश की सहायता से किया गया है। किस जगह पर किया गया है, तो बोकारो का माराफारी नामक स्थान पर किया गया है।
इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। तो ये जो हमारा बोकारो है ये ज़िला कब बनता है, तो बोकारो जो है ज़िला बनता है 1991 में, और बोकारो में ही जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी जिला का स्थापना देख लेते हैं। तो धनबाद जिला बना है 1956 में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिला में है, और इसकी स्थापना 1980 में किया गया है। अब हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर कहा जाता है, और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में ही आपका क्या है, तिस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में आपके क्या है, बरसों पानी गुफा है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बता दें कि हजारीबाग में आपका क्या है, तो हजारीबाग में पद्मा नामक किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में जो है सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। यहाँ का जलकुंड का तापमान बताया जाता है कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी सारा रोग दुख यानी कि फोड़ा फुंसी जो है समाप्त हो जाता है। साथ ही और एक महत्वपूर्ण बात जो है हजारीबाग के बारे में याद रखना है कि हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, का निवास स्थल सबसे अधिक है। इतना याद रखना है हजारीबाग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू किया है। पहला है 25 दिसंबर 2005, दूसरा है 25 दिसंबर 2006, तीसरा है 11 जुलाई 2005, चौथा है 11 जुलाई 2006। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 दिसंबर 2005 को ये लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। पहला है सरायकेला, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज हो जाएगा। और ये जो साहेबगंज है ये जिला बनता है 1983 में, और झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। साथ ही साहेबगंज में ही आपका क्या है, राजमहल है, और राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी कहा जाता है। और राजमहल के पहाड़ी में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा राजमहल के पहाड़ी में सौरिया पहाड़िया जनजाति पाई जाती है, और सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा आपको बता दें द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब जो है लिंक करके आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सरायकेला जिला की बात करेंगे तो ये 2001 में जिला बना है, देवघर 1983 में जिला बना है, और गढ़वा 1991 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रांची के सुजीत मुंडा का संबंध क्या है। पहला है रांची तीरंदाज से, दूसरा है हॉकी, तीसरा है शतरंज, चौथा है ब्लाइंड क्रिकेट। तो रांची के सुजीत मुंडा जो हैं क्या खेलते हैं, क्रिकेट, लेकिन ये ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं। मतलब ये जो है दिव्यांग है, ये ठीक से नहीं देख पाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको जो है क्या कहा जाता है, तो इनको जो है रांची का बुमराह कहा जाता है। क्या, बुमराह। बुमराह क्यों कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि बुमराह जो है भारतीय क्रिकेट टीम में क्या है, बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। तो सुजीत मुंडा भी जो है फास्ट बॉलर है, बॉलिंग करते हैं। इतना याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, रांची के हैं, और ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। पहला है एकल प्रतियोगिता, दूसरा है मिक्स्ड डबल रिक्रूट प्रतियोगिता, तीसरा है महिला कंपाउंड प्रतियोगिता, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। अब दीपिका कुमारी की बात करेंगे तो ये तीरंदाज है, धनुर्धर है, ठीक है। इतना याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो रांची में। रांची में कहाँ, तो रांची के रातू में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और बता दें कि खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें जो है 2016 में
पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और 2012 में जो है बता दें, 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसे? दीपिका कुमारी को। साथ ही 2010 में जब दिल्ली में राष्ट्रमंडल का खेल हो रहा था, उस समय दीपिका कुमारी क्या है, 2 गोल्ड मेडल जीती थी, ये भी आपको याद रखना है। और दीपिका कुमारी ओलंपिक भी खेल चुकी है, यानी कि ये ओलंपियन है। और आपको बता दें कि इनका शादी हो चुका है कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, अतनु दास। तो अतनु दास के साथ इनका शादी हो गया है। और अतनु दास भी जो है इंटरनेशनल आर्चरी हैं, तीरंदाज हैं, ये आपको याद रखना है। तो सेम पे साथ शादी हुआ है, तो हम भी यही कहेंगे कि आप लोग जो है जम के पढ़िए, नौकरी लीजिए और सेम विभाग के लड़का लड़की से विवाह कीजिए और दोनों नौकरी वाला रहिए और मस्त जिंदगी को बिताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तार वर्ष कब तक था? पहला है मार्च 2009, दूसरा है मार्च 2010, तीसरा है मार्च 2011, चौथा है मार्च 2012। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्च 2011। देखिए, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था? तो 2001 ईस्वी में। तो 10 सालों के लिए होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2011। लेकिन यहाँ पर महीना बताया है तो मार्च तक, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड की प्रथम पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति कब लागू किया गया था? पहला है 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2008 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निवेदिता डांग हाल ही में चर्चा में आई थी, वह किस क्षेत्र से है? पहला है खेल, दूसरा है समाज सेविका, तीसरा है लेखिका, चौथा है राजनेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखिका। निवेदिता डांग क्या है? एक लेखिका है। और इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला है बताते हैं, गोल्डन बुक अवार्ड पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो गोल्डन बुक अवार्ड है, ये एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो निवेदिता डांग एक लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पुस्तक सॉन्ग ऑफ द रिबेल, ये किताब का नाम है, कि लेखक कौन है? पहला है अक्षत देव, दूसरा है महुआ मांझी, तीसरा है निवेदिता डांग और चौथा है नेहा तिर्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षत देव के द्वारा यह किताब लिखा गया है, सॉन्ग ऑफ द रिबेल। महुआ मांझी की बात करेंगे तो ये क्या है, JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा की सदस्य हैं। क्या है? राज्यसभा की सदस्य। और इनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सा? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। और निवेदिता डांग के बारे में बता चुके हैं कि एक लेखिका है और इन्हें गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इतना याद रखना है। तो 13 का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षत देव। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत गवैयाँ, कितना? 7 गवैयाँ पंचायत बैठती है। पहला है करमाली, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है असूर, चौथा है मुंडा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, करमाली हो जाएगा। ठीक है। अब बिरहोर की बात करेंगे तो क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति है। और असूर भी क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। और असूर को जो है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। और मुंडा की बात करेंगे तो झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखना है। चलिए, 14 का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करमाली जनजाति। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मांझी परगना में चौकीदार का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला गांव का प्रतिनिधित्व करना, दूसरा अपराधी को गिरफ्तार करना, तीसरा है सभा का संचालन करना, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपराधी को गिरफ्तार करना मांझी परगना व्यवस्था में चौकीदार का काम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नागवंशों द्वारा मुगलों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? पहला है जकात, दूसरा है नजराना, तीसरा है दीवानी, चौथा है खम्भ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजराना। ठीक है। तो नागवंशी से राजा लोग जो है मुगल
मुगलों को कर दिया करते थे, उसको क्या कहा जाता था? नजराना कहलाता था। ठीक है। अब नागवंश की बात हुआ है तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में हुआ है। 64 ईस्वी को हम लोग क्या मानते हैं? तो प्रथम शताब्दी मानते हैं। और किसने की थी नागवंश की स्थापना? तो फनी मुकुट राय ने की थी, फनी मुकुट राय ने। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और फनी मुकुट राय का राजधानी क्या था? तो सुतियांबे था। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि नागवंश का राजकीय भाषा नागपुरी था। क्या चीज़ था? नागपुरी था। चलिए भाइयों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान के आदेश को गांव-गांव में कौन पहुंचाता है? पहला है दरोगा, दूसरा है महतो, तीसरा है घटवार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घटवार का ये सब काम है कि सूचना को जो है गांव-गांव तक पहुंचाना है। और ये कहाँ होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में। अब मुंडा जनजाति के स्थानीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उरांव में शासन चलाने के लिए कहावत है कि खाली स्थान गांव को बनाता है और महतो गांव चलाता है। पहला है मांझी, दूसरा है पहान, तीसरा है मुंडा, चौथा है बैजा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहान। यानी कि पहान गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। ये उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था में कहा जाता है। और पाहन की बात करेंगे तो ये उरांव जनजाति का क्या है? उरांव जनजाति का धार्मिक प्रधान है। ये भी आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति का जिक्र हुआ है तो बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुक। और कुड़ुक भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए बता दें कि तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी का लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो नारायण उरांव ने किया है। ये याद रखना है। और आपको बता दें कि कुड़ुक का मतलब क्या होता है? तो कुड़ुक का मतलब उरांव होता है। कुड़ुक का मतलब उरांव नहीं, मानव होता है या तो मनुष्य होता है। और उरांव जनजाति लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। इतना याद रखना है। शॉर्ट में बता रहे हैं, आज डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि प्रश्नों का संख्या अधिक है। आज हम लोग कम से कम 50 प्लस सवालों का हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला पाहन, दूसरा है कट्टाहा, तीसरा मांझी, चौथा है बैगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है? पाहन। खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इसके अलावा और एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो कालो भी कहा जाता है। पाहन के अलावा कालो भी कहा जाता है। और खड़िया का बात आया तो बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण किसका हुआ है? तो सबसे अधिक ईसाईकरण आपका खड़िया जनजाति का ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सयाना प्रमुख होता है। सयाना किसका प्रमुख होता है? पहला है गोड़ाइत पंचायत का, दूसरा है करमाली पंचायत का, तीसरा है गोंड पंचायत का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोंड के पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सयाना। और गोंड जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड का जो है एक जनजाति है। इनकी बहुत कम जनसंख्या है। लेकिन अगर भारत लेवल में बात करेंगे तो गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले स्थान में कौन आता है? तो पहले आ जाएगा भील, दूसरे में आ जाएगा आपका गोंड और तीसरे स्थान में आपका संथाल जनजाति आता है। ये सब आपको जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा? पहला अनुच्छेद 48, दूसरा अनुच्छेद 49, तीसरा अनुच्छेद 50 और चौथा अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 48 में। और सिर्फ 48 नहीं, 48 ए में ये बात कहा गया है। तो देखिए इंडिया जीके को भी शामिल किए हैं जो, क्योंकि आप लोगों को तो सब कुछ पढ़ना है। झारखंड जीके पढ़ना है, झारखंड का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और इंडिया जीके भी पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे सवाल इंडिया जीके से भी हैं, साथ ही आपके करंट अफेयर्स से भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है देवघर, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जामताड़ा जिला।
जामताड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे कम वन वाला जिला है, साथ ही प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी सबसे कम वन वाला जिला आपका जामताड़ा जिला है। ठीक है, अब जिला का बात कर ही लेते हैं। हाँ, जामताड़ा जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 2001 में, और जामताड़ा को जो है सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जामताड़ा जिला जो है साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है पूरे विश्व में। झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कुख्यात है। अब जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो है 2 महानुभव आते हैं। कौन-कौन? जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र से आपके आते हैं रविंद्र महतो। कौन? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो जो है जेएमएम से जो हैं विधायक हैं, साथ ही झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। इतना याद रखना है। साथ ही बता दें कि जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से इरफान अंसारी आते हैं। कौन? इरफान अंसारी। और इरफान अंसारी जो हैं किस राजनीतिक पार्टी के हैं? इरफान अंसारी कांग्रेस के हैं और वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो जामताड़ा को इतना आपको जानना ही होगा। अब वन का बात हो रहा है तो आपको बता दें कि 2023, ठीक है, 2023 के अनुसार झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 29.81% वन है, ये आपको याद रखना है। और सबसे अधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है? तो आपका लातेहार जिला हो जाएगा, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बाकी को उससे पहले बता दें कि देवघर जिला 1983 में बना है और रामगढ़ जिला बना है 2007 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? पहला है J.H. हैबिट, दूसरा है J. बार्थोलोमन, तीसरा है टिवार्थी, चौथा है कर्नल जोन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। J.H. हैबिट के द्वारा झारखंड में वन प्रबंधन का सबसे पहले प्रयास किया गया था। और ये प्रयास कब किया गया था? तो 1882-83 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, दूसरा है पेरिस सम्मेलन 2015, तीसरा है कोपेनहेगन 2009, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंडिया जीके से है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा गया है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्या है डिस्कस हुआ था या बातचीत हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इंडिया जीके से है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में राज्य और केंद्र का अनुपात कितना है? पहला है 80:20, दूसरा है 50:50, तीसरा है 75:25 और चौथा है 25:75। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25:75। यानी कि राज्य सरकार कितना खर्च वहन करेगा? तो 25% और केंद्र सरकार कितना खर्च वहन करेगा? तो ये जो है 75% खर्च वहन करेगा आपदा रिस्पॉन्स कोष में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 26 पहुँचिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के खदानों में आग लगने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला अत्यधिक खनन, दूसरा है खदानों में गैस का रिसाव, तीसरा है पर्याप्त सावधानी का अभाव, चौथा है खदानों के भीतर मशीनों का चलना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खदानों में गैस का रिसाव जो है सबसे बड़ा कारण है झारखंड के खदानों में आग लगने का। ठीक है, और झारखंड में जो है किस जिला को खदानों का शहर या खदानों का जिला कहा जाता है? तो आपको बता दें कि धनबाद को जो है झारखंड में खदानों का शहर कहा जाता है। और धनबाद में जो झरिया नामक स्थान है वो कोयला के लिए पूरे भारत में फेमस है। इतना याद रखना है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राज्य में भूकंप सुरक्षा के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? पहला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा है ISM धनबाद, तीसरा है BIT मेसरा, चौथा है JSEC। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए VVIP है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, तो इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। BIT मेसरा का जिम्मेवारी है भूकंप सुरक्षा के लिए काम करना। BIT मेसरा की बात किया जाए तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जो कि आपका बुट्टी मोड़ से थोड़ा सा आगे मेसरा नामक स्थान में है, जिसकी स्थापना 1955 में BM बिरला के द्वारा करवाया गया था और यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एसपीजी ब्लाइंड स्कूल किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची में। और इस एसपीजी ब्लाइंड स्कूल की बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये रांची में है। तो रांची के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो रांची जो है वर्तमान में क्या है? झारखंड की राजधानी है। आप सभी जानते हैं रांची जिला बनता है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर या शहीदों का शहर कहा जाता है। साथ ही इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। और रांची को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची को जो है और एक चीज़ कहा जाता है जो कम ही देखने को मिलता है लिखा हुआ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, रांची को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। ठीक है, चलिए। तो हजारीबाग के बारे में बता चुके हैं। सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब क्या हो गया? इसका नाम XLRI, कहीं कहीं पर जो है XLRI ही लिखा हुआ मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई है? पहला 1949, दूसरा 1950, तीसरा 1954, चौथा 1964। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1949 में इसकी स्थापना किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो बता दें, जमशेदपुर शहर में किया गया है। और जमशेदपुर शहर कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम कब बना है जिला? तो 16 जनवरी 1990 को बना है। ये सब आपको याद रखना है। और ये क्या है? एक मैनेजमेंट स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के किस जिले में स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की योजना है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है दुमका, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी में। ठीक है, अब खूंटी जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को। झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। किस जिला से अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके इसका निर्माण किया गया है। अब खूंटी जिला की बात करेंगे तो खूंटी उन जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे बता दें कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करता है, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी में क्या है? प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका खूंटी। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है खूंटी, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खूंटी जिला आता है। और खूंटी में भी कहाँ? तो काला माटी नामक स्थान में। तो फिर से खूंटी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा कि खूंटी जो है वीर व्यक्ति को जन्म देने वाला धरती है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातू गांव में कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को। इसके अलावा खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है कब? तो 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिला के टकराटोली गांव में। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा लातेहार, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लातेहार जिला में है। और ये जो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रहा है, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। और यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ अभ्यारण्य है पूरा झारखंड में। ये भी याद रखना है। अब लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल को। कब? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को यह जिला बना है। लातेहार में बहुत सारा चीज़ है, शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, तो लातेहार में जो है लोध जलप्रपात है, और इसी जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में आपका क्या है? नेत्रहाट है, जिसे पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा लातेहार में आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है, घाघरी जलप्रपात है। यहाँ पर सुगा बांध है, सुगा बांध है। मिर्चैया जलप्रपात है। इसके अलावा बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। ये सब कुछ लातेहार में है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है।
33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि देश में झारखंड पहला राज्य है जहां जल छाजन विषय पर डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। यह किस संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है? पहला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा है रांची विश्वविद्यालय, तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, चौथा है इग्नू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इग्नू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये कृषि विश्वविद्यालय है, रांची के कांके में है और इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ है। रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2017 में हुई है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय है इसी का पुराना नाम रांची कॉलेज रांची है और हम जो है रांची कॉलेज रांची से ही एमए पास आउट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किस वर्ष झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया है? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, दूसरा है 2002 और चौथा है 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में झारखंड में क्या है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है वीवीआईपी है तो इसको भी मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह हो जाएगा। अब गिरिडीह जिला की बात करेंगे तो ये कब जिला बना है? तो आपका बना है 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर 1972 में गिरिडीह जिला का निर्माण होता है। अब गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है, पारसनाथ का पहाड़ है और इस पारसनाथ की पहाड़ का ही दूसरा नाम क्या है, समेत शिखर है। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पारसनाथ पहाड़ जो है कोई ऐसा वैसा पहाड़ नहीं है बल्कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कह रहे हैं तो इसका ऊंचाई भी जानना चाहिएगा आप लोग। तो इसका ऊंचाई जो है फीट में कितना हो जाएगा, 1365 और मीटर में, और फीट में हो जाएगा 4478 फीट। इतना याद रखना है। साथ ही ये जो पारसनाथ पहाड़ है इसको जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं? तो जैन धर्म लोग के कहते हैं कि यह जगह जो है हमारे लिए तीर्थ स्थल के समान है। अब ऐसा क्यों कहते हैं तो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त अर्थात मोक्ष की प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है, इसीलिए कहते हैं। अब इनका जो एक तीर्थंकर है 23वें क्रम का, जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पार्श्वनाथ और उन्हीं के नाम पर उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ रखा गया है। अब एक तीर्थंकर जो हैं 10वें क्रम के, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शीतलनाथ। और शीतलनाथ को लोग कहता है कि ये झारखंड के थे। और झारखंड के कहाँ, तो झारखंड के चतरा जिला के इटखोरी के कौन थे, शीतलनाथ, जो कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें क्रम के तीर्थंकर थे। ये सब बात जो है आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि शेखर बोस का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है शतरंज। तो इसमें कोई डाउट नहीं, शेखर बोस साहब बोस ही हैं, यानी कि बॉल, बोस जैसा लिखल दिख रहा है तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉल। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? पहला है 30, दूसरा है 32, तीसरा है 33, चौथा है 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। ये जो 34वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, आपका झारखंड में हुआ था और झारखंड के 3 शहरों में हुआ था। कौन कौन, तो रांची हो जाएगा, आपका जमशेदपुर हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा धनबाद। ये 3 शहरों में जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, अब ये कब हुआ था, 2011 ईस्वी में हुआ था, इतना याद रखना है। इसमें जो मैस्कॉट जो बनाया गया था यानी कि शुभंकर जो बनाया गया था वो क्या था, तो छौवा था। और छौवा मतलब शिशु हिरन, ठीक है, शिशु हिरन था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इसका उद्घाटन रांची में हुआ था और समापन भी आपका रांची में हुआ था। मशाल लेके दौड़ने वाली महिला खिलाड़ी कौन थी, तो आपकी दीपिका कुमारी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पुराना है लेकिन रांची में घटित घटना है तो इसीलिए पूछता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका जमशेदपुर में है। मोहन इंडोर आहूजा
मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम की बात करेंगे तो ये आपका जमशेदपुर में है। अब जमशेदपुर के बारे में आपको बता दिए हैं कि ये जो है आपका स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे स्थित है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरुआन जी टाटा के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। वैसे जमशेदपुर का जो है पुराना नाम भी पूछता है, इसका पुराना नाम साकची है और जमशेदपुर शहर को झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, साथ ही झारखंड की खेल राजधानी भी कहा जाता है। और यह जमशेदपुर शहर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ये सब के सब बात आपको याद रखना है। और जुबली पार्क कहाँ है? तो जुबली पार्क भी आपका जमशेदपुर शहर में ही है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 15 अगस्त 2021, दूसरा है 15 अगस्त 2022, तीसरा है 15 अगस्त 2023, चौथा है 15 अगस्त 2024। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 में जो है अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई थी। और आपको बता दें कि झारखंड में योजना से संबंधित क्वेश्चन भी भर भर के पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो है आपका योजना से ही संबंधित रहेंगे। तो जो भी योजना के बारे में बता रहे हैं उसको आपको कंठस्थ करना है। अबुआ आवास योजना 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था और इसके तहत जो है 2,30,000 रुपया की सहायता राशि जो है दिया जाता है घर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए कितने? तो 3 कमरों का घर बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि किस योजना के तहत प्रत्येक जिलों के प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है? पहला है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, दूसरा है किसान समृद्धि योजना, तीसरा है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान समृद्धि योजना के तहत ये सारा सुविधाएं डीप बोरिंग करने के लिए दिया जाता है सामूहिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? पहला है गरीब लड़की की शादी से, दूसरा है जीवन बीमा, तीसरा है बिजली, चौथा है पेयजल। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी बताइए। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि गरीब लड़की की शादी से, यही ना सोच रहे हैं? भाई साहब ये नहीं होगा। तो होगा कौन वाला सर? तो होगा ये वाला सर, ऑप्शन नंबर सी, बिजली से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि जोहार योजना किसकी सहायता से चलाए जा रहे हैं? पहला एशियाई विकास बैंक, दूसरा है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है यूनिसेफ, चौथा है विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। और विश्व बैंक जो है इस योजना को चलाने के लिए कितनी सहायता किया है? तो $100 मिलियन दिया है। कितना? $100 मिलियन। और $100 मिलियन को इंडियन रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना करोड़ होगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो जोहार योजना को चलाने के लिए विश्व बैंक से सहायता लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत कितने सरकारी विद्यालयों को विकसित किया जाएगा? पहला है 2000, दूसरा है 2500, तीसरा है 3500, चौथा है 5000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5000। ठीक है, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत कितने सरकारी विद्यालयों को विकसित किया जाएगा? तो 5000 सरकारी विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि मुखबिर योजना किसके रोकथाम के लिए है? पहला है उग्रवाद, दूसरा है कालाबाजारी, तीसरा है बाल विवाह, चौथा है चोरी। तो मुखबिर योजना की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बाल विवाह को रोकने के लिए मुखबिर योजना चलाई जाती है। यानी कि कहीं भी जो है बाल विवाह हो रहा है तो उसको जो है आपको गुप्त तरीके से सरकार को सूचना देना है, प्रशासन को सूचना देना है। यही आपका क्या है? मुखबिर योजना। और इसके तहत जो है आपको सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि पागल खाना नाटक किसकी रचना है? पहला अशोक कुमार चंचल, दूसरा है राधा कृष्ण, तीसरा है महुआ मांझी, चौथा है अंकित वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
अशोक कुमार चंचल ये किताब लिखे हैं जिसका नाम है पागल खाना। और ये वाला किताब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि सनसनाते सपने, ये क्या है? एक किताब का नाम है। सनसनाते सपने किसके द्वारा रचित है? पहला है अशोक कुमार चंचल, दूसरा है राधा कृष्ण, तीसरा है सत्यनारायण शर्मा, चौथा है अंकिता वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण के द्वारा यह किताब लिखा गया है सनसनाते सपने, ट्रिपल एस। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि लम्हों की खता रहबर की रहजानी किसकी रचना है? ये दो किताब का नाम है, लम्हों की खता और एक का नाम क्या है? रहबर की रहजानी। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा इंदर सिंह नामधारी, तीसरा है सरयू राय, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू मुंडा। ठीक है, सरयू मुंडा होते हैं सरयू राय। सरयू राय ने ये किताब लिखी लम्हों की खता, जो काफ़ी चर्चा में रहता है, और रहबर की राजधानी इन्हीं की लिखी रचना है। और सरयू राय जो है क्या है? आपके पूर्वी सिंहभूम से जो है इन्होंने किसको? तो रघुवर दास को हराया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की। तो आप सभी जानते हैं ये जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जो है झारखंड को 2000 ईस्वी से लेकर 2003 ईस्वी तक, यानी कि 3 सालों तक जो है सीएम के रूप में सेवा की थी। और जिस समय ये सीएम बने थे उस समय ये बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। बीच में जो है इन्होंने जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक अलग राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन बाद में ये पार्टी जो है बीजेपी में जाके मिल गई और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नेता हैं। इतना याद रखना है। अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के दूसरे क्रम के सीएम हैं और ये भी बीजेपी के नेता हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो 47 का तो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरयू राय। लम्हों की खता रहबर की रहजानी किताब भी जो है बड़ा रोमांटिक टाइप का साउंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह वर्णित है कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए करदायी नहीं होगा? ठीक है, पहला है धारा 44, दूसरा है धारा 9 और तीसरा है धारा 15, चौथा है धारा 17। ये क्वेश्चन आप लोग को टफ लग सकता है, लेकिन ये सीएनटी एक्ट से है और सीएनटी एक्ट तो हर हाल में जेपीसी में जोरदार पूछता है, लेकिन आपका बाकी प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन भी एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो हम जो है बता देते हैं थोड़ा सा आप लोग को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 9। तो ये जो सीएनटी एक्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1908 को लागू होता है या पारित किया जाता है। इसी को सीएनटी एक्ट कहते हैं, अर्थात छोटा नागपुर टेनेंसी कहते हैं। और यह जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिला है, कितना? झारखंड में 24 जिला है, उसके 18 जिला में ये सीएनटी एक्ट लागू है। अब इसका ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? ब्लू प्रिंट इसका किसने तैयार किया था? तो बता दें, जे.एच. हाफमैन के द्वारा 1902 ईस्वी में छोटा नागपुर यानी कि सीएनटी एक्ट का जो है ब्लू प्रिंट तैयार किया गया था। इसमें आपको बता दें कि 19 अध्याय हैं। कितना? 19 अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं? 271 धाराएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि संथाल परगना यहाँ पर लिखना है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 किससे संबंध है? पहला है ग्राम प्रधान की मृत्यु की प्रतिवेदन, दूसरा है ग्राम प्रधान के पदांतर के अधिकार, तीसरा है ग्राम प्रधान की नियुक्ति से, चौथा है ग्राम प्रधान के पुरस्कार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित है कौन? आपका एसपीटी एक्ट के धारा 5। इतना याद रखना है। तो ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, इसी को एसपीटी एक्ट कहते हैं, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी कहते हैं, जो कि आपका 1949 में पारित हुआ था। और ये भी जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान में कितने जिला हैं? 24 जिला हैं। तो 24 जिला में से 18 जिला में आपका क्या है? सीएनटी एक्ट लागू है और बाकी जो बच गया 6 जिला, उसमें आपका क्या है? इसमें आपका एसपीटी एक्ट लागू है और दोनों ही जमीन से जुड़ा हुआ कानून है। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? पहला 1897, दूसरा 1880, तीसरा 1890, चौथा 1875। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1897 हो जाएगा। तो आप लोग CNT एक्ट देख लिए, SPT एक्ट देख लीजिए, और बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी देख लीजिए, जो कि 1897 में पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? पहला 1944, दूसरा 1945, तीसरा 1946, चौथा 1947। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है पोन, दूसरा है सुखदाम, तीसरा है गोनांग, चौथा है बापला। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखदाम कहा जाता है। एक्चुअली जो है वधु मूल्य क्या है, ठीक है, तो वधु मूल्य जो है, जब लड़का लड़की का शादी होता है तो लड़का पक्ष के ओर से लड़की पक्ष के लिए कुछ उपहार या कुछ रुपये या कुछ मूल्य दिए जाते हैं, उसी को वधु मूल्य कहा जाता है, ठीक है। और कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहते हैं। और पौन भी जो है वधु मूल्य है, लेकिन किस जनजाति से संबंधित है? ये आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। और संथाल जनजाति में ही शादी को क्या कहा जाता है? तो शादी को बापला कहा जाता है, बापला, ठीक है। चलिए अब आपको ये भी बताना है कि कंवर जनजाति को जो है झारखंड के जनजाति के रूप में कितने क्रम में स्वीकार किया गया है? 30 की 31, ऑप्शन दे देते हैं 30 और 31, नहीं 31 और 32 देते हैं, 31 और 32। कौन सा क्रम का जो है कंवर जनजाति झारखंड की जनजाति बना है? क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है सोन, तीसरा है दामोदर, चौथा है अजय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को, ठीक है। अब दामोदर नदी की बात आया है तो इसको जो है इसका उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला पड़ता है, और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। अब दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही देव नदी कहा जाता है। और साथ में दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। साथ ही दामोदर नदी को ही झारखंड का सबसे लंबी नदी माना जाता है। और सबसे लंबी मतलब झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इतना याद रखना है। अब दामोदर नदी को ही और एक चीज़ कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। और बंगाल का शोक कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसमें जो है इतना ज़्यादा बाढ़ आता है कि काफ़ी जान माल की क्षति हो जाती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और क्या? अच्छा, दामोदर नदी की कुल लंबाई बताते हैं। कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। चलिए बाकी जो है सवाल अब हम लोग का समाप्त होने ही वाला है, तो बाकी नदी के बारे में बताते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी गांव है, रांची के नगड़ी गांव, और जिस जगह से निकलता है उस जगह को रानी चुआ कहा जाता है। इतना क्लियर है। अब स्वर्णरेखा नदी झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरता है। इसको आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से मिलने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। इसकी सहायक नदी है, आपको बता दें, संजय है, दूसरा है खरकाई नदी है, तीसरा आपका हरमू हो जाएगा, और चौथा आपका कांची नदी हो जाएगा, और छठा आपका राढ़ू नदी हो जाएगा। ये सब के सब जो है आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। अब स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है, जो कि रांची जिला में है और झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर पालना डैम बना हुआ है, और ये पालना डैम कहाँ है? तो आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर आपका क्या बना हुआ है? चांडिल डैम, और चांडिल डैम कहाँ है? तो ये भी आपका सरायकेला जिला में है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्वर्णरेखा प्लस खरकाई नदी के संगम में झारखंड का औद्योगिक की राजधानी जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। भाई साहब ये सब कुछ आपको याद रखना है, एग्जाम में पास भी तो होना है। ये हो गया। अब बात करेंगे सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल MP यानी कि मध्य प्रदेश में होता है। और कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो ये मध्य प्रदेश में उद्गम स्थल हो रहा है, तो झारखंड में कैसे आया? आपके दिमाग में चलेगा। तो झारखंड में ये प्रवेश करता है गढ़वा जिला से होकर, इतना याद रखना है। अब अजय नदी की बात कर लेते हैं। तो अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर है। और मुंगेर कहाँ पर है? तो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार में है। ये सब आपको याद रखना है।
और अजय नदी पर ही आपका क्या है, मोतीझरा जलप्रपात है, सब याद रखना है। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को कब फांसी दी गई थी। पहला 1800 ईस्वी, दूसरा 1802, तीसरा 1804 और चौथा 1806। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1802 में चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को फांसी दिया गया था। भूखन सिंह को ही कहीं कहीं जो है भूषण सिंह भी लिख देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि भूखन सिंह और भूषण सिंह दोनों ही एक हैं, ठीक है। और चेरो की बात करेंगे तो चेरो विद्रोह कहाँ पर हुआ था, पलामू जिला में हुआ था। और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। और चेरो वंशीय जो प्रतापी राजा हैं कौन सा, तो मेदिनी राय हैं। और मेदिनी राय को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मेदिनी राय के नाम पर ही हमारा एक जगह है, कौन सा, मेदिनी नगर का नाम रखा गया है, जिसका पुराना नाम क्या है, डाल्टनगंज। तो ये सब याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि पतरातू परियोजना किस नदी पर है। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है नलकरी, चौथा है सोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नलकरी। पतरातू योजना नलकरी नदी पर है, याद रखना है। अब पतरातू परियोजना जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। साथ ही रामगढ़ जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और रामगढ़ जिला में आपका क्या क्या है, तो रामगढ़ जिला में आपका पतरातू घाटी है ही है। इसके अलावा रजरप्पा जलप्रपात है। इसके अलावा रजरप्पा मंदिर है, जिसको छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। तो रामगढ़ जिला भी बहुत खास है हमारे लिए। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नलकारी नदी। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत से लाए हैं, ताकि आप लोग जो है अच्छा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, नहीं ही छूटेगा अगर आप लोग मेरा क्लास को ध्यान से देखते हैं और अच्छा से पढ़ते हैं तो। बाकी क्लास अच्छा लगा तो बाकी को भी लाभ पहुंचना चाहिए, तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जम के। और कुछ भी सुझाव सलाह देना है तो मेरा नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और एग्ज़ाम संबंधी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप क्लास से संबंधित सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी कल जो है फिर से एक मैराथन क्लास और धमाकेदार क्लास के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।